Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is YK रस्तोगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन, कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं, कितने तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है और एक यूनिफॉर्म सेक्शन पर किस तरह से स्ट्रेस डेवलप होता है, एक टेपर्ड सेक्शन पे किस तरह से स्ट्रेस डेवलप होता है, कितना स्ट्रेन डेवलप होता है, कितना इलॉन्गेशन होगा, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर है ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे बेसिक चैप्टर जो है वो ये है जहां पर हम लोग सीखेंगे टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टर्म के बारे में नहीं समझा है। ठीक है, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ से आप लोग क्या समझते हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो आप देखते होंगे क्या करते होंगे, जब भी आप कोई मटेरियल लेते होंगे, ठीक है, सपोज करिए दो मटेरियल है आपके पास में, ठीक है, तो आपने एक मटेरियल लिया, आपने उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स मतलब उसके ऊपर कुछ लोड लगाया, ठीक है। अब लोड लगाने के बाद में बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होगा तो उसको कौन रेजिस्ट करेगा। तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है होता है, एक ही पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं कॉशिफ फोर्स। और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोहेशन की प्रॉपर्टी। कोहेशन का मतलब होता है ससंजन, ठीक है, और कॉसिव फोर्स का मतलब होता है ससंजन बल। तो पदार्थ के अणुओं के बीच में होता है ससंजन बल और इस ससंजन बल के कारण वस्तु जो है वो अपने ऊपर लगने वाले लोड को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। यही रेजिस्ट जो कर रही है, जिस बल के साथ में वो रेजिस्ट करती है, उसी बल को कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप रबर लेंगे, रबर को आप खींचेंगे, उसके ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपने उसको खींचा, तो खींचने पर क्या होगा, वो आसानी से खिंच जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोहे की छड़ ले लेंगे, ठीक है, और उसको आप खींचने की कोशिश करेंगे तो वो खींचेगा, बट उतनी आसानी से नहीं खींचेगा जितनी आसानी से कौन खींच गया, रबड़। तो आप क्या कहेंगे कि रबर और जो आपका आयरन की जो छड़ थी, इन दोनों में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि जो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट किया, भाई आपने कैसे डिफॉर्म कर पाया, आपने जो डिफॉर्म किया तो उसमें जो रजिस्ट कर रहा पदार्थ ने, वो आयरन ने ज्यादा रजिस्ट किया और रबर ने कम रजिस्ट किया। तो जिसने जितना कम रजिस्ट किया उतना उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कम होगा और जितना जिसने ज्यादा रजिस्ट किया उतना उसका ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा। क्लियर है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सबसे पहले टर्म हम लोग हेडिंग वगैरह कुछ डालते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आई थिंक तीसरा चैप्टर चल रहा है और इस तीसरे चैप्टर का जो नाम है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वह उसके द्वारा डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए लगाया गया फोर्स होता है, ठीक है। ये कौन सा फोर्स होता है, कॉशिफ फोर्स।
कहाँ पे पाया जाता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, सो डिफिनीशन अगर आपको चाहिए होगी तो आप नोट्स में जाएंगे, जो भी हमारे नोट्स हैं हैंड रिटन नोट्स, उसमें आप जाएंगे, वहां पर आपको डिफिनीशन मिल जाएगी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे हैं कि मैं आपको डिक्टेट करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं बोलूंगा नहीं, और अगर हम बोर्ड पे थ्योरी लिखने लगे तो फिर बोर्ड पे थ्योरी ही लिखते रह जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स का। नोट्स में आपके जो है वो दिया गया है, इसकी जो डेफिनेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वो आप वहां जाएंगे, वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डेफिनेशन आप देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब किसी बॉडी के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉहेसिव फोर्स होता है वह डिफॉर्मेशन का विरोध करता है। ठीक है, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉडी को क्या करते हैं? डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कॉहेसिव फोर्स है वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। ये जो फोर्स होता है जो रेजिस्ट कर रहा है, आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस फोर्स कह सकते हैं, या फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है, यही फोर्स क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस, किसी बॉडी में स्ट्रेस, सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेस कब पैदा होगा, बॉडी में स्ट्रेस कब आएगा। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली और बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, ज्यादातर जगहों पर ये चीज मिसिंग रहती है, मतलब इवन कई बुक्स भी ऐसी हैं जहां पर इस चीज को नहीं बताया गया है कि स्ट्रेस के उत्पन्न होने की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, स्ट्रेस क्यों उत्पन्न होता है? ठीक है, तो सपोज करिए कि मैं एक बॉडी हूं, मैं जो हूं एक बॉडी हूं, और मुझे क्या है, मेरे ऊपर किसी ने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो सपोज करिए कि मैंने मेरे इस तरफ इस हाथ पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो जो अगर फोर्स लगाया है, तो अगर ये फोर्स जो है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा है, ये मेरे इनर्शिया से कम होगा, मेरे इनर्शिया से क्या होगा? कम होगा, तो मैं चलूंगा नहीं, मैं अपनी जगह पे स्थिर रहूंगा। मैं ये कहूंगा कि इस फोर्स ने मुझे मूव करने की कोशिश की, मुझे मोशन देने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन अगर इस फोर्स, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ये मेरे इनर्शिया से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस तरफ चल दूंगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या कर जाऊंगा? मूव कर जाऊंगा। ठीक है, मैकेनिक्स में आपको बताया होगा, सर ने बताया होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स यदि बॉडी के इनर्शिया से अधिक होता है तो वो एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है या फिर एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर लगाया गया फोर्स बॉडी के इनर्शिया से कम है तो वह बॉडी की स्थिति में परिवर्तन करने का वो सिर्फ प्रयास करेगा, वो बॉडी की स्थिति को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो फिर वो मोशन में ही रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है तो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रहेगी। तो ये तो दो चीजें हो गई। ठीक है, ये तो दो बातें हो गई कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, किसी ने मेरे बॉडी के ऊपर मुझे हाथ से पकड़ के इस तरफ खींचना चाहा, तो अगर उसके द्वारा लगाया गया बल मेरे इनर्शिया से अधिक होगा तो ये मुझे अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर इनर्शिया से कम होगा तो मैं अपनी जगह पे ही रहूंगा। सपोज करिए कोई बच्चा खींच रहा है, अगर कोई छोटा बच्चा खींच रहा है तो हम उसका लगाया, वो छोटा सा बच्चा है, कितना फोर्स लगा पाएगा? तो मैं अपनी जगह पर रहूंगा। ठीक है, तो उस केस में मुझे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होने वाला है, ये स्ट्रेस की कंडीशन नहीं होती है। अब स्ट्रेस की कंडीशन क्या हुई? सपोज करो कोई दो व्यक्ति हैं जो दोनों तरफ से मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से भी लगा रहे हैं और इस तरफ से भी लगा रहे हैं।
अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो मैं अगर जाने की भी स्थिति में हुआ, ठीक है, मेरे इनर्शिया से अधिक फोर्स लग भी रहा है, तो उस केस में भी मैं अगर जाने की स्थिति में रहा तो भी मेरे ऊपर जो बल लग रहे हैं वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। एक इस तरफ लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड लग रहा है, तो मैं किसमें हूं, मैं हूं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हूं। मतलब यहां पर देखिए एक बॉडी है, ठीक है, सपोज करिए कि ये एक बॉडी है और इस पर मैंने इस तरफ से एक फोर्स लगाया है P और इस तरफ से भी एक फोर्स लगाया है P। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेज जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इस बैलेंसिंग की वजह से बॉडी जो है वो कहीं मूव नहीं कर रही है, बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस मैंने भी आपको पढ़ाई हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एम इज इक्वल्स टू जीरो। तो एम वाला तो रोटेशन के लिए होता है कि बॉडी अपनी जगह पर रोटेट ना करे, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस को बैलेंस किया गया है उनका एल्जेब्रिक सम जीरो किया गया है। उसका मतलब है कि बॉडी एक्स डायरेक्शन में ना मूव करेगी, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव करेगी, तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव करेगी एक प्लेनर बॉडी। अब यहां पर अगर एक कंडीशन आप देखिए तो एक फोर्स भी इस तरफ से लग रहा है, एक फोर्स भी इस तरफ से लग रहा है। अगर मेरे तरफ मुझे पकड़ के हाथों से इधर खींचा जाए और इधर खींचा जाए तो क्या होगा, तो मेरे कंधों पर एक दबाव आएगा। मेरे जो कंधे होंगे ना वो इस रजिस्ट को क्या, इस ये जो मुझे खींचा जा रहा है, जो मुझे पुल किया जा रहा है, उसको क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस किस वजह से डेवलप हुआ, क्यों, क्योंकि मेरी भी बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और उनके बीच में भी क्या है, कॉसिव फोर्स है। तो इस कॉसिव फोर्स की वजह से हमारी बॉडी भी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस एक डेवलप करेगी। क्या डेवलप करेगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ना। तो सपोज करिए कि दोनों तरफ से 2-2 न्यूटन का बल लग रहा है, दोनों तरफ से 2-2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो मेरे जो कंधे हैं, मेरे जो शोल्डर्स हैं, ये भी कितना फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, 2 न्यूटन का ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेंगे, 2 न्यूटन का, ताकि रजिस्ट कर सके, ये हाथ इधर ना चला जाए और ये वाला हाथ इधर ना चला जाए। तो यहाँ पर भी कितना प्रोड्यूस होगा, 2 न्यूटन का ही। लेकिन अगर उसने लोड बढ़ाया, 4 न्यूटन का किया तो यहाँ भी 4 न्यूटन, 5 किया तो यहाँ भी 5, 10 किया तो यहाँ भी 10, 20 किया तो यहाँ भी 20। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक एडजस्टिंग नेचर का फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, एडजस्टिंग नेचर का फोर्स होता है। जितना बाह्य लोड होगा उसी के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। लेकिन अब मैं कोई बाहुबली तो हूं नहीं, है ना, कि कितना भी लोड लगाते चले जाओ और मैं यहाँ पर उतना इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करूंगा। ठीक है, एक समय तो ऐसी आएगी ना, एक समय ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका होगा। तो सपोज करो कि मेरे हाथ में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मान लो 25 न्यूटन का है, तो 25 तक तो ये एडजस्ट करता रहेगा। मतलब 21 हुआ तो ये भी 21, 22 हुआ तो ये भी 22, 24 हुआ ये भी 24 और 25 हुआ तो ये भी 25। तो 25 तक तो ये क्या करता रहेगा, रजिस्ट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही 26 न्यूटन का लोड लगेगा, जैसे ही 26 न्यूटन का लोड लगेगा तो मेरा जो सोल्जर है ये सिर्फ 25 तक कर सकता था। ठीक है, यही इसकी कौन सी लिमिट कहलाएगी, इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। यही इसकी कौन सी लिमिट कहलाएगी, इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। तो ये इलास्टिक लिमिट इसकी हो गई 25 न्यूटन की, और आपने लगा दिया 26। तो जैसे ही 26 लगेगा ये हाथ जो है वो ठाकुर की तरह, सोले वाले जो ठाकुर है ना उसकी तरह ये हाथ जो है वो यहां से क्या कर जाएगा, उखड़ जाएगा। ठीक है, ये जो डिफॉर्मेशन होगा ये डिफॉर्मेशन कहलाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक बार डिफॉर्मेशन होने के बाद में जिसे वापस लोड हटाने पर जो वापस अपने शेप एंड साइज में वापस नहीं लौट पाए। तो एक बार अगर हाथ उखड़ गया ना यहाँ से, ठीक है,
तो आप लोड हटा भी लो, 26 न्यूटन का जो आपने लोड लगाया वो हटा भी लो, लेकिन ये वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं जाएगा। फिर वो आप मेडिकल साइंस का हेल्प लोगे, ठीक है, तो वो डॉक्टर कितना अच्छा बैठा पाते हैं नहीं बैठा पाते हैं तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये होता है कि जब तक हमारा जो बॉडी है, अब यहां समझिए, जब तक इस बॉडी का जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक अगर आपने इसको लोड दिया, इलास्टिक लिमिट तक अगर आपने इसको लोड दिया, तो ये बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ सकती है अगर आप लोड हटा लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाकर लोड दे दिया, तो लोड हटाने के बाद भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं जाएगी। तो आज एक चीज आपको नोट करके रखनी है कहीं पर, कि हमारी पूरी सोम जो है, हमारी जो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। कहां है? इलास्टिक लिमिट के अंदर। कहां पे है? इलास्टिक लिमिट के अंदर। इस बात को 2-3 बार मन में दोहरा लीजिए, पूरी सोम इलास्टिक लिमिट के अंदर है। मतलब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, है ना, मतलब हम बॉडी का फेल्योर नहीं देखेंगे, हम बॉडी के फेल्योर को एनालाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, वो भी कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पे समझिए, सपोज करिए कि ये एक सेक्शन है, ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल। ये मैंने 4-4 मॉलिक्यूल इस सेक्शन के दोनों तरफ बना लिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैं बना देता हूं, मैं बीच में एरो बना रहा हूं, थोड़ा सा आप कहेंगे तो ठीक है, ये मैंने एरो बना दिए। एक एरो इस तरफ, भाई अट्रैक्ट करना है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स। अब आप अगर यहां से बॉडी को अलग कर दीजिए, अगर आप यहां से बॉडी को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ये बॉडी आपने इतनी अलग कर दी और ये बॉडी इतनी आपने अलग कर दी, तो इधर फोर्स कितना लग रहा है? P, और इधर फोर्स कितना लग रहा है? P। तो इस पोर्शन के स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? ये हमारा जो पोर्शन है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस P के बराबर कब तक रहेगा? जब तक बॉडी किस में रहेगी? जब तक बॉडी किस में रहेगी? इलास्टिक लिमिट में रहेगी। जब तक बॉडी किस में रहेगी? इलास्टिक लिमिट में रहेगी। अगर बॉडी इलास्टिक लिमिट से बाहर चली गई तो उधर वाला फोर्स कितना हो गया? 26, और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 25, ठीक है। तो मतलब बाहर वाला लोड जो है वो ज्यादा हो गया है, और अंदर का तो इंटरनल रेजिस्टेंस हर बॉडी का क्या होगा? फिक्स होगा, है ना, उसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकती ना बॉडी। हर बॉडी का जो भी मटेरियल होगा, हर मटेरियल की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, और उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही वो क्या कर पाएगा? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है अपने अंदर। अगर कोई बाहरी फोर्स जो है वो आपको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो आप एक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे, वही आपकी क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अभी जो भी बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कोई भी बात अभी स्ट्रेस की नहीं की है। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन जरूर बताई है कि स्ट्रेस कब डेवलप होगा। स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, तभी क्या होगा? तभी उस बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डेवलप होगा। अदरवाइज कोई 25 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए तो मैं इधर चला जाऊंगा, है ना, मैं क्यों स्ट्रेस डेवलप करूंगा? स्ट्रेस तब डेवलप होता है, देखिए आपको भी स्ट्रेस आता है, आप, तनाव होता है ना, तनाव, स्ट्रेस, मतलब वैसे तो यहाँ पर स्ट्रेस को प्रतिबल कहते हैं हिंदी में, बल का प्रतिबल, ठीक है। लेकिन वैसे तो नॉर्मल अगर आप कहेंगे कि ना आज मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, आज मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, तो स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? कि आपको बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हुआ। तो तनाव कब उत्पन्न होता है? जब कहीं आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। अगर आपको रास्ता दिखाई दे,
तो आपको स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे ना तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेस कब डेवलप होता है? जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई इधर से भी खींच रहा है 5 न्यूटन से, इधर से भी कोई खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो मैं तो बीच में फंसा हुआ हूं ना, तभी तो मेरे को स्ट्रेस डेवलप हुआ। मैं तो कहीं जा नहीं पा रहा हूं, तो मेरे को क्या डेवलप हो गया? मेरे को भी स्ट्रेस डेवलप हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस डेवलप होने की सबसे पहली कंडीशन होती है कि बॉडी किस में होनी चाहिए? बॉडी किस में होनी चाहिए? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूं कि किसी भी बॉडी में स्ट्रेस कब डेवलप होगा? व्हेन बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, तो ही उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अब स्ट्रेस क्या होता है, ये सारी बातें तो समझ ली। ठीक है, ये सारी बातें समझ ली। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस P के बराबर क्या होगा? कब तक कब रहेगा? व्हेन बॉडी इज when load is in elastic लिमिट। जब तक हमारा लोड जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगा, तब तक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लोड के क्या होगा? इक्वल होगा। इसके बराबर होगा, इक्वल लोड के बराबर होगा। अब बात समझिए स्ट्रेस की। ठीक है, तो स्ट्रेस को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, स्ट्रेस को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो आंतरिक प्रतिरोध है। और ये आंतरिक प्रतिरोध कब डेवलप होता है? जब वस्तु के ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, कोई एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है, तो ही उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अगर कोई लोड नहीं लग रहा है तो वस्तु के अंदर कोई ऐसा नहीं कि अंदर कोई फैक्ट्री चल रही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करे। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध जो होता है, रिएक्शन जो होता है, वो किसी एक्शन के अगेंस्ट होता है। तो अगर आपने बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया हुआ है, तब तक उसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होगा। दूसरा होता है रेजिस्टिंग सेक्शन। तो सपोज करिए कि देखो, रेजिस्टिंग सेक्शन से मतलब समझिए वह सेक्शन जो लोड को क्या करने वाला है? रेजिस्ट करने वाला है। अब कोई मेरे हाथ पे अगर ऐसे इधर फोर्स लगावेगा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ लगावेगा, जब मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपके सामने ज्यादा देर तक हेलीकॉप्टर बना खड़ा रहूंगा, आप कहोगे सर को किसने पनिशमेंट दिया? ठीक है, तो इसलिए एक हाथ नीचे कर लेता हूं, दूसरे से समझाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो मेरे दोनों हाथ खड़े हैं, मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हूं, और किसी ने मेरे ऊपर क्या लगाया हुआ है? बल लगाया हुआ है, एक्सटर्नल लोड लगाया हुआ है। तो जब अगर एक्सटर्नल लोड लगाया हुआ है, तो ये बताइए इसमें जो रजिस्टिंग सेक्शन होगा वो कौन सा रजिस्टिंग सेक्शन होगा? मतलब कौन रोकेगा? तो ये जो कंधा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन अगर यहाँ से कट कर दिया जाए, इस जगह से क्या कर दिया जाए? कट कर दिया जाए, तो ये जो सेक्शन अंदर से निकल के आवेगा, वही क्या कहलाएगा? रजिस्टिंग सेक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रजिस्टिंग सेक्शन कहलाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने लोड इस तरफ से लगाया है, तो यहाँ पर जो रजिस्टिंग सेक्शन है वो आपका कौन सा है? वो ये रजिस्टिंग सेक्शन है। जहां पर मैंने इसको दिखाया है वही इसका क्या है? ये वाला सेक्शन। ये जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका रजिस्टिंग सेक्शन कहलाता है। इसी को कहते हैं रजिस्टिंग सेक्शन। तो दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक दूसरा होता है रजिस्टिंग सेक्शन। अब हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? सो stress may be defined as the internal resistance per unit area of resisting section offered when an external load is applied on the body to deform it। ठीक है, देखो बिना एक्सटर्नल लोड के तो आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपने एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया है बॉडी के ऊपर, बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए जब तक आपने
एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया है तब तक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो किस सेक्शन के अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, मतलब रेजिस्टिंग सेक्शन कौन हो है, तो उस रेजिस्टिंग सेक्शन के पर यूनिट एरिया पर जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वही उसका क्या कहलाएगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा तो इसमें स्ट्रेस को क्या लिखूंगा, व्हाट इज द स्ट्रेस, सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू internal resistance, stress is equals to internal resistance upon area of resisting section, जो भी resisting section है उसका एरिया। अब आप मेरे को बताओ कि कहीं भी स्ट्रेस की डिफिनीशन में फोर्स आया, फोर्स की बात नहीं आई ना, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात नहीं आई। लेकिन आप ज्यादातर लोग देखोगे ना तो वो स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी होता है, ठीक है, और फोर्स अपॉन एरिया आपने स्ट्रेस को भी बोल दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर स्ट्रेस और फोर्स क्या हो गए, स्ट्रेस और फोर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीजें हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं ना, तो वर्ड्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, ये कहलाता है स्ट्रेस। अब अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात करें, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर की अगर आप बात करिए तो उस केस में क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो अप्लाइड लोड के बराबर होता है, या अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आई आर किसके बराबर हो गया, इस केस में पी के बराबर हो जाता है। तो अब आप लिख सकते हो कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन कब, विद इन द इलास्टिक लिमिट ही इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, तो सिंपल एरिया भी बोल सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, बोलना जब भी होगा तो आप ये बोलेंगे जरूर, ठीक है। तो यहां से आ जाता है P अपॉन A। तो स्ट्रेस का जो सिंबल दिया गया है, स्ट्रेस को जो सिंबल दिया गया है वो दिया गया है सिग्मा। स्ट्रेस को जो सिंबल दिया गया है वो दिया गया है सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू P अपॉन A, ठीक है। सो ये आपका कहानी है किसका, स्ट्रेस का। तो आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए ताकि लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है, और अगर कोई डाउट हो तो डाउट लिख दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेस की जो यूनिट होती है, यूनिट देख लीजिए, यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट देख लीजिए कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। सो यूनिट ऑफ स्ट्रेस दैट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। तो हमारे पास 3 यूनिट सिस्टम होते हैं, मतलब 3 यूनिट सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है एमकेएस यूनिट सिस्टम में स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट एमकेएस में होती है किलोग्राम फोर्स, और एरिया की यूनिट जो है वो लेंथ की यूनिट का स्क्वायर, दैट मींस मीटर स्क्वायर।
एसआई यूनिट सिस्टम में हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट एसआई में यूनिट सिस्टम में होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट सिस्टम में इसकी यूनिट होगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स होती हैं। इंटर रिलेशन जो है वो कभी और बता देंगे जब आप कभी पूछेंगे इंटर रिलेशन। बेसिक जो मेनली जो यूनिट ली जाती है वो ली जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पास्कल। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित यूनिट है, सबसे ज्यादा प्रचलित यूनिट होती है वो होती है मेगा पास्कल। ठीक है, तो 1 मेगा पास्कल देखेंगे तो देखिए मेगा पास्कल का मतलब होता है 10⁻6 पास्कल, और 10⁻6 पास्कल का मतलब हो गया 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दें, एमएम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 10⁻3 mm का होल स्क्वायर। ठीक है, 1000, 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000 होते हैं, तो 1000 को लिखा 10⁻3 mm, तो ये आ जाएगा 10⁻6 न्यूटन अपॉन 10⁻6 mm स्क्वायर। यहाँ से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 मेगा पास्कल दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बाकी जो यूनिट्स जहां जहां पर आती रहेंगी मैं उनको आपको बताता रहूंगा, लेकिन बेसिक जो है एक ये यूनिट जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है स्ट्रेस में, सबसे ज्यादा बार आती है स्ट्रेस की यूनिट मेगा पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूनिट ऑफ स्ट्रेस की। ठीक है, अब मिलते हैं कि स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की क्या फैमिली है। तो एक अगली स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस ले लीजिए मिडिल में। ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, साथ ही साथ में समझेंगे। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अभी आपको बताते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। और डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, 2 तरह के स्ट्रेसेस होते हैं फर्दर। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा होता है टेंजेंशियल या फिर शियर स्ट्रेस, शियर और टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, और नेक्स्ट कहलाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये पूरी स्ट्रेस की फैमिली है। स्ट्रेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, है ना, मतलब डायरेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, और इनडायरेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर 2 तरह के होते हैं, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब आप समझिए, स्ट्रेस तो आप समझ गए हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ resisting section when an external load is applied on the body to deform it। जब बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड लगाकर उसे डिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है
तो बॉडी में जो डेवलप होने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, वही क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, अब समझिए डायरेक्ट स्ट्रेस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। अगर मैं इस पेन के ऊपर, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ फोर्स लगा दूं, जैसे कि अभी मैंने बॉडी के ऊपर लगाया था, तो मेरा सीधा संपर्क क्या है, मेरा सीधा सा तात्पर्य क्या है कि मैं बॉडी में स्ट्रेस डेवलप करना चाहता हूं। मैं बॉडी में क्या करना चाहता हूं, स्ट्रेस डेवलप करना चाहता हूं। मेरी मंशा है, मतलब मेरा इंटेंशन है कि मैं बॉडी में स्ट्रेस ही डेवलप करने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या लगाया, इक्वल फोर्स लगाए। तो जब आपका क्लियर इंटेंशन रहता है फोर्स लगाने का कि आप बॉडी में स्ट्रेस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस। लेकिन अगर आपका क्लियर इंटेंशन नहीं है, अगर आपका क्लियर इंटेंशन नहीं है किसका, स्ट्रेस डेवलप करने का, फिर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, तो आप ऐसे स्ट्रेस को कहेंगे इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस को आप कहेंगे इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, तो मैं कुछ ऑब्जेक्ट देख रहा था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इनडायरेक्ट स्ट्रेस किसे कहते हैं। चलिए, ये ज्यादा अच्छा है। अब आप ये देखिए, आप इसे अपनी तरफ से देखेंगे, आपको जो दिखाई दे रहा होगा, तो वो आपको एक सीट ऐसी, ये रजिस्टर है, बेसिकली एक छोटा सा रजिस्टर है, डे बुक बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरफ से देखेंगे, ठीक है, तो आपको एक रॉड ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, रॉड दिखाई दे रही है। अब जब ये रॉड दिखाई दे रही है, या फिर आप इसको ऐसा रजिस्टर ही मान लीजिए, चलिए, ठीक है, ये एक बॉडी है, और अगर इस बॉडी को मैं बेंड करूं, इस बॉडी को मैं क्या करूं, बेंड करूं, तो इस बॉडी को बेंड करने पर इस बॉडी में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। क्या डेवलप होंगे, स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये मैं स्ट्रेस डेवलप करना नहीं चाहता हूं, मैं तो बॉडी को क्या करना चाहता हूं, बेंड करना चाहता हूं। मैं बॉडी को क्या करना चाहता हूं, बेंड करना चाहता हूं। लेकिन मेरे बेंडिंग करने से, मेरे बॉडी को बेंड करने से मुझे क्या डेवलप हो गया, स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो ये जो स्ट्रेस होगा, ये मेरे इंटेंशनली स्ट्रेस डेवलप करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए ये स्ट्रेस कहलाता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। कैसा कहलाता है, इनडायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका फ्रेंड आपसे कुछ ऐसा बोल जाता है या कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस डेवलप होता है। तो अगर आपके फ्रेंड का इंटेंशन था, है ना, कि आपको स्ट्रेस देना, तो वो स्ट्रेस कहलाएगा डायरेक्ट। लेकिन आपका फ्रेंड नहीं जानता था कि वो कुछ ऐसा करेगा तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, तो ऐसा होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, मतलब जब किसी वस्तु का या व्यक्ति का क्लियर इंटेंशन होता है कि वो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप करना चाहता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। और अगर उसका इंटेंशन नहीं था, वो कुछ और काम कर रहा था और स्ट्रेस डेवलप हो गया, तो ऐसा स्ट्रेस कहलाता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डेवलप करने के लिए हम बॉडी के ऊपर क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रेस की डिफिनीशन में ही है ना, व्हेन अ एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टू डिफॉर्म इट। जब हम बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल बल लगा के उसे डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तभी उसमें क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। तो लोड कितने तरह से आप लगा सकते हैं बॉडी पर। एक तो तरीका था जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया, एक तरीका था जो मैंने अभी आपको ऊपर लगा के दिखाया। ठीक है, सॉरी, ये वाला तरीका। ठीक है, इस तरीके में आप देखिए कि मैंने जो लोड लगाया हुआ है वो बॉडी की ये जो सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल लगाया है। इस सरफेस के कैसा लगाया है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। जब किसी सरफेस के कोई चीज परपेंडिकुलर होती है ना, तो उसको नॉर्मल कहते हैं। और जब किसी लाइन के कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाना मतलब नॉर्मल, और किसी लाइन से 90 डिग्री का कोण बनाना मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसे भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये सरफेस है, सरफेस ये मेरा हाथ, और इस पर अगर 90 डिग्री ये बना रहा है, तो हम कहेंगे कि दिस लाइन इज नॉर्मल ऑन दिस सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर ये है, मतलब लाइन है, लाइन के ऊपर 90 डिग्री बनाए, तो हम कहेंगे दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है नॉर्मल और, यही होता है नॉर्मल और
परपेंडिकुलर के बीच में। तो ये जो सरफेस है बॉडी की, इस तरफ की जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये देखो 3 डायमेंशनल भी मैंने बना दिया, ये इस तरह की, ये जो सरफेस है, सपोज करो ये बॉडी है आपकी, ठीक है, ये बॉडी है। तो ये जो आपने लगाया हुआ है, तो वो कहाँ लगाया है, वो किस सरफेस पे लगाया है, इस सरफेस पे लगाया है। तो इस सरफेस के कैसा है, नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है। तो ये जो फोर्स होगा ये कहलाता है, इसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन द फोर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन द रेजिस्टिंग सेक्शन, व्हेन द रेजिस्टिंग सेक्शन इज नॉर्मल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, देन द स्ट्रेस डेवलप इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो जो रेजिस्टिंग सेक्शन होता है, तो आपका ये भी रेजिस्टिंग सेक्शन है, ये वाला, तो ये भी तो ऐसे ही सेक्शन है, रेजिस्टिंग सेक्शन। तो रेजिस्टिंग सेक्शन के और एक्सटर्नल लोड जो है वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो हम ऐसे स्ट्रेस को कहते हैं, ऐसे स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है रेजिस्टिंग सेक्शन, या आप ऐसे कह सकते हैं एक्सटर्नल लोड इज नॉर्मल टू रेजिस्टिंग सेक्शन। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा डेवलप होगा, वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका देखिए, एक ये प्लेट है और एक ये दूसरी प्लेट है, और इन दोनों प्लेट्स को हमने क्या कर रखा है, इन दोनों प्लेट्स को हमने एक रिवेट से जोड़ रखा, रिवेट लगा दी। क्या लगा दी, रिवेट लगा दी। अब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया इस तरफ, और यहां पर जो फोर्स लगाया वो इस तरफ लगाया। ठीक है, ये फोर्स P है और ये फोर्स जो है P है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेज कैसे हैं, PP, इक्वल फोर्स है। क्या बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ये रिवेट है, ये क्या है, रिवेट। ये जो मैंने लगाया हुआ है दिस, ये रिवेट लगाया हुआ है इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए, इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर रिवेट लगाया है। इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे रिवेट लगाया हुआ है। ठीक है, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब मैंने P फोर्स इस प्लेट पे लगाया और P फोर्स इस प्लेट पे लगाया। मुझे ये बताओ कि कौन सा सेक्शन होगा जो रेजिस्टिंग सेक्शन होगा, कौन सा सेक्शन होगा जो रेजिस्टिंग सेक्शन होगा। तो ये जो रिवेट है ना, ये जो रिवेट, ये रिवेट की जो है ये बॉडी जो है, जो शैंक कहलाती है, ये रिवेट है। तो इसका ये वाला जो सेक्शन होगा, ये कौन सा सेक्शन कहलाएगा, यही सेक्शन कहलाएगा रेजिस्टिंग सेक्शन, यही सेक्शन कहलाएगा रेजिस्टिंग सेक्शन। देखिए ये वाला सेक्शन, ये मैंने ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन क्या, अगर आप दोनों प्लेट्स को खींचेंगे तो कौन रोकेगा, उसे रेजिस्ट कौन करेगा, उसे रेजिस्ट करेगा रिवेट का ये वाला पोर्शन। तो अब मेरे को बताओ कि ये जो दोनों फोर्स है वो इस सेक्शन पर कैसे हैं, इस रेजिस्टिंग सेक्शन पर कैसे हैं। तो वो इस रेजिस्टिंग सेक्शन पर कैसे हैं, टेंजेंशियल। कैसे हैं, टेंजेंशियल, स्पर्शीय। कैसे हैं, स्पर्शीय। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि शियर स्ट्रेस की कंडीशन क्या है, शियर स्ट्रेस कब डेवलप होगा, व्हेन एक्सटर्नल लोड इज टेंजेंशियल टू रेजिस्टिंग सेक्शन। अगर जो भी आप एक्सटर्नल लोड लगाए हुए हैं वो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टिंग सेक्शन के टेंजेंशियल हो, स्पर्शीय हो, तो फिर हम ऐसे स्ट्रेस को कहते हैं शियर स्ट्रेस, ऐसे स्ट्रेस को कहते हैं शियर स्ट्रेस। अब जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस को
हम लोग जो डिनोट करते हैं वो अलग सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है टाउ से, और होगा ये भी विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो अप्लाइड लोड के क्या होगा, बराबर होगा अपान जो एरिया होगा, वो एरिया जो है कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये जो टेंजेंशियल एरिया है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, मतलब वहां पर सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपान ए है, लेकिन वहां पर जो ए है वो रेजिस्टिंग सेक्शन जो है वो अप्लाइड लोड के कैसा है, नॉर्मल है, और यहाँ पर जो रेजिस्टिंग सेक्शन है वो अप्लाइड लोड के कैसा है, टेंजेंशियल है। तो अलग अलग एरिया की बात करेंगे। यहाँ पर देखो इस एरिया की बात नहीं की गई है, ये वाला एरिया नहीं बात किया गया है, यहाँ पर ये वाला एरिया ए है, ठीक है। यहाँ पर वो एरिया नहीं है ए, यहाँ पर ये वाला एरिया ए है, ठीक है। क्लियर होगा ना आपको? एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए। दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही लोगों का बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो फिर आगे का मजा नहीं आएगा आपको, आप सोम को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में बस टाइप कर दीजिए यस कि आपको समझ में आ गया है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी होगी, वो ये कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये बॉडी के साइज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर बॉडी का साइज बदल रहा है, अगर बॉडी का क्या बदल रहा है, साइज बदल रहा है, तो साइज बदलने के लिए जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैं नॉर्मल स्ट्रेस को लिख सकता हूं, मैं नॉर्मल स्ट्रेस को लिख सकता हूं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज, चेंज इन साइज, ठीक है। साइज में चेंज के लिए ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो शियर स्ट्रेस होता है, और जो शियर स्ट्रेस होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ शियर स्ट्रेस, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन शेप चेंज इन शेप, ठीक है। अगर कहीं पर आकृति बदल रही है, देखिए अगर आकार बदल रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, नॉर्मल। और अगर कहीं पर आकृति बदल रही है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल है शियर स्ट्रेस, ठीक है। आकार बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल स्ट्रेस, आकृति बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस के केस में जो लोड होता है वो रेजिस्टिंग सेक्शन के टेंजेंशियल लगता है, और नॉर्मल स्ट्रेस के केस में जो लोड होता है, एक्सटर्नल लोड होता है, वो रेजिस्टिंग सेक्शन के कैसे लगता है, नॉर्मल लगता है, ठीक है। अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर, अगर हम बॉडी के ऊपर दो इक्वल पुल लगाए जाए, क्या लगाए जाएंगे, पुल, दो इक्वल पुल लगाए जाए, तो अगर आप पीछे देखेंगे तो हमने दो इक्वल पुल ही लगाए हैं इस बॉडी पर। अगर दो इक्वल पुल अगर आप लगाओगे तो यहां पर क्या होगा, अगर डिफॉर्मेशन होगा, अगर डिफॉर्मेशन होगा तो उस डिफॉर्मेशन की वजह से बॉडी की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बॉडी की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर हम ऐसे स्ट्रेस को कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये देखिए ये नॉर्मल स्ट्रेस ही है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के ही टाइप में, नॉर्मल स्ट्रेस के ही टाइप में मैंने आपको बताया है क्या, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये दोनों नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल पुल्स लगे हैं और जिसकी वजह से बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ऐसे स्ट्रेस को कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर बॉडी के ऊपर दो इक्वल पुश लगे हों, दो इक्वल क्या लगे हों, पुश लगे हों, दो इक्वल पुश लगे हों, ठीक है, पुश का मतलब दबाने वाला, तो बॉडी की लेंथ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो फार्मूले वही है, फार्मूले जैसे इसके लिए फार्मूला आपका वही है, सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपान ए
ठीक है, नॉर्मल के लिए। तो बस यही सेम फार्मूला टेंसाइल का भी है, यही सेम फार्मूला कंप्रेसिव का है, और यहाँ पर जो फार्मूला है वो है टाउ इज इक्वल टू, बस खाली नाम का अंतर है। टाउ का मतलब हो गया शियर स्ट्रेस और सिग्मा का मतलब हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। एक तरीके से आप ये ले सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। ये सबसे पहली चीज समझी, स्ट्रेंथ। जो चीज पढ़ने जा रहे हैं अगर हमें उसके बारे में ही नहीं पता है तो फिर हम क्या आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होती है, फिर हम लोगों ने समझा कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेस को हम लोग P अपान ए कैसे लिख लेते हैं। मतलब स्ट्रेस तो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, तो उसको हम लोग अप्लाइड लोड पर यूनिट एरिया कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो सोम है वो किसमें है, विद इन द इलास्टिक लिमिट है, और विद इन द इलास्टिक लिमिट अप्लाइड लोड और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सिग्मा को P अपान ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने स्ट्रेस की पूरी फैमिली को समझा कि स्ट्रेस क्या क्या स्ट्रेसेस होते हैं, कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। और रजिस्टिंग सेक्शन कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सेक्शन जो है वो रजिस्टिंग सेक्शन कहलाता है, ठीक है। और लोड अगर रजिस्टिंग सेक्शन के नॉर्मल है तो नॉर्मल स्ट्रेस, और लोड अगर रजिस्टिंग सेक्शन के टेंजेंशियल है तो शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। हिंदी वाले नाम आप शायद जानते होंगे, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल, इसको कहते हैं प्रतिबल, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रतिबल, और ये हो गया अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष। उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया लंब प्रतिबल, या आप इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं, हिंदी में भी नॉर्मल कहा जा सकता है, लंब या फिर नॉर्मल प्रतिबल, ठीक है। और शियर स्ट्रेस को कहते हैं कर्तन प्रतिबल, इसको कर्तन या स्पर्शीय भी कहा जाता है, स्पर्शीय, स्पर्शीय। इसको हिंदी में तनन प्रतिबल कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस को हिंदी में तनन प्रतिबल कहते हैं, और कंप्रेसिव को हिंदी में संपीडन प्रतिबल कहते हैं, संपीडन प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरी प्रतिबल की फैमिली से भी आप मिल लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस क्या होता है, और स्ट्रेस की पूरी फैमिली में कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में देखा। कल के लेक्चर में मैं स्ट्रेन पढ़ाऊंगा आपको, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।